नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कोह सब्ज क्षेत्र में बलूच विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। इस बीच ईरान के हमले पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में किए गए हमले के जवाब में ईरान को गंभीर परिणाम के भुगतने की चेतावनी दी है। जैश अल अदल समूह ने ईरानी हमले की पुष्टि कर दी है। उसने जानकारी दी है कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन की मदद से हमला किया था। ईरान ने बलूचिस्तान के पहाड़ों में जैश अल अदल संगठन के कई चरमपंथियों के घरों को निशाना बनाया। साथ ही इस हिस्से में पाकिस्तान और ईरान दशकों से जैश अल अदल समेत अन्य चरमपंथी गुटों से लड़ते रहे हैं। इससे पहले इसी सप्ताह होर्मुज की खाड़ी और फारस की खाड़ी में ईरान और पाकिस्तान की नौसेना का साझा युद्धाभ्यास भी हुआ है। ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। इस पर पाकिस्तान ने दावा किया है कि एयर स्ट्राइक हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई है और 3 अन्य घायल हो गए हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि ये हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हमले के लिए मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ईरान की प्रेस के मुताबिक इस हमले को ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अंजाम दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता का ये उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। उसके ऊपर बेपनाह बोल लगे हुए हैं, प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे हैं। उसको हर तरह से कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ये है कि ईरान ये भी देख रहा है कि उसका देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं। पाकिस्तान का अटैक अलग है और जो वहां पे अटैक हुआ है इराक में वो अलग है। इराक ने उसकी कंप्लेंट भी की है और इराक ने प्रोटेस्ट नोट भी उनको दिया है कि उन्होंने कहा, इराक की जो सरकार है हालांकि वो प्रो ईरानियन गवर्नमेंट है मगर उसने कहा है कि ये उसके इंटरनल मामले में हस्तक्षेप है और उसने उनसे एक्सप्लेनेशन भी डिमांड किया है। ईरान का कहना यह था कि मोसाद का जो वहां पे बेस है उसकी मदद से जो ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी पे जो अटैक हुआ था जिसके अंदर लगभग 100 के करीब लोग मरे थे, उसके पीछे वो लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्हीं ने किया है। पाकिस्तान ने ईरानी हमले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज किया है। उसने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्रालय के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी है। इसके अलावा पाकिस्तान की संप्रभुता की उल्लंघन करने पर ईरानी राजनयिक को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा है कि आतंकवाद क्षेत्र के सभी देशों के लिए एक साझा खतरा है। इसके लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि इस तरह के हमले एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत नहीं देते हैं। इसकी वजह से द्विपक्षीय विश्वास गंभीर रूप से कमजोर हो सकते हैं। जैश अल अदल समूह ने ईरानी हमले की पुष्टि कर दी है। उसने जानकारी दी है कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन की मदद से हमला किया था। ईरान ने बलूचिस्तान के पहाड़ों में जैश अल अदल संगठन के कई चरमपंथियों के घरों को निशाना बनाया। इस हमले को कम से कम 6 ड्रोन और कई मिसाइलों के जरिए अंजाम दिया गया। इस हमले में जैश अल अदल इलाकों के 2 घर तबाह हो गए। उनके परिवार के सदस्य हताहत हो गए हैं। इस हमले में 2 नाबालिग बच्चों की जान गई है। एक किशोर लड़की के साथ 2 महिलाओं को चोटें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो आज मुद्दा में इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक दिनेश दुबे जी मौजूद हैं। दिनेश दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, ईरान ने बलूचिस्तान के पहाड़ों में जैश अल अदल संगठन के कई चरमपंथियों के घरों को निशाना बनाया है और अब इस पूरे हमले की पुष्टि भी कर दी गई है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसको? आज ये एक नया डेवलपमेंट है और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं
कि ईरान दरअसल 3 मोर्चों को पिक कर रहा है जी। और अभी तक इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जो कुछ किया ईरान ने वो प्रॉक्सी वार के थ्रू कर रहा था। जैसे वहां पर हुतीज हैं, उनको सपोर्ट करना, हिजबुल्लाह को लेबनान में सपोर्ट करना, और उसी ढंग से जो शिया मिलिशिया इराक और सीरिया में है उसको सपोर्ट करना। जो अमेरिकन और इजरायलियों के खिलाफ उन्होंने बाकायदा ईरान का प्रॉक्सी बन करके लड़ना शुरू किया था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि ईरान इस हफ्ते खास तौर पर जी। ये जो घटनाएं हुई है, इराक पर हमले की, सीरिया पर हमले की, और पाकिस्तान अब जो लेटेस्ट है, इन हमलों को देख करके लगता है कि ईरान जैसे डायरेक्ट वार में कूद पड़ा हो। और ये प्रॉक्सी नहीं है, ये सीधे वो कह रहे हैं कि हम बदला ले रहे हैं। और वहां पर जैसल अदल, जैसे आपने बताया, जी। वो चरमपंथी संगठन है और इस्लामिक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, और ईरान एक शिया मुल्क है। तो निश्चित रीति से जो इस किस्म के तत्व हैं, उनसे ईरान को हमेशा एक किस्म की एलर्जी रही है, और वो कभी नहीं चाहते थे कि इस्लामिक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, हमास को छोड़ करके, हमास के कारण और हैं जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे जी। लेकिन आईसिस का जो मसला है, इराक में जो हमले 2 दिन पहले हुए थे और जो सीरिया में हुआ था, वो बुनियादी तौर पर जो ये आईसिस के हमले हैं इसलिए क्योंकि आईसिस के लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि ये शियाइट्स जो हैं, ये अपोस्टेट हैं, इनफाइडल्स हैं, ये असली मुसलमान नहीं। जी। तो ये इनका पुराना झगड़ा है, शिया सुन्नी डिवाइड जिसको आप कह सकते हैं। जी। लेकिन ये तमाम जो अभी जो माहौल बन रहा है पूरे क्षेत्र में, वो निश्चित रीति से बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अभी तक जो लड़ाई महदूद थी केवल इजराइल और गाजा के बीच में या इजराइल हमास के बीच में, अभी लगता है कि उस लड़ाई में धीरे धीरे करके कहीं न कहीं तेजी से वो लड़ाई बढ़ रही है जी। और वो डिफरेंट डायमेंशन से बढ़ रही, कोई जरूरी नहीं उससे जुड़ा हो। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कि इस्लामिक वर्ल्ड की जो यूनिटी जो अभी तक पता चल रही थी कि इस्लामिक वर्ल्ड पूरा यूनाइटेड है, और इसके पहले जो अक्टूबर के एंड में कैरो समिट हुआ था, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का OIC का जो उनकी बैठक हुई थी, उसमें एक कंसेंसस बन रहा था इजराइल के खिलाफ, और वो कंसेंसस बहुत कुछ रिफ्लेक्ट भी कर रहा था यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस आते थे, उसमें पूरा ग्लोबल साउथ और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड लगभग इकट्ठा होकर के खड़ा हो रहा था। तो वो अब डिवीजन की ओर जा रहा है। अगर इस किस्म से, क्योंकि इराक ने प्रोटेस्ट किया है जी, और खुल करके प्रोटेस्ट किया है कुर्दिस्तान के इलाके में जहां इजराइल में हमला हुआ है इराक में, वो निश्चित रीति से उसको किसी तरीके से उसका औचित्य साबित करना ईरान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इराक बहुत अच्छे रिश्ते थे उसके ईरान से जी, और डिप्लोमेटिक भी, डिफेंस रिलेशंस भी, और ये बीच में कहां से तमाम चीजें अब डेवलप हो रही हैं। इन सब के मद्देनजर लगता है कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, और अब तो उसमें पाकिस्तान भी आ गया जी, तो इससे लग रहा है कि ये खतरे बढ़ रहे हैं, और इन खतरों से निपटने का कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। अब यूनाइटेड नेशन से निकलेगा या कहाँ से निकलेगा, दुनिया वैसे ही लड़ाइयों में जूझ रही है। जी, इधर यूक्रेन का मसला है, इधर इजराइल हमास का मसला है, उसमें एक तीसरा डायमेंशन जुड़ गया। तो अभी कुछ निश्चित रीति से कहा नहीं जा सकता। और पाकिस्तान और ईरान के, जैसा कि आप बता रहे थे कि ये लोग तो अभी वहाँ मुलाकात भी किए थे दावोस में जी, और एक और वहाँ मुलाकात हो रही है और दूसरी ओर आप यहाँ पर उनके
जैसल अदल के ठिकानों पर आप हमला भी बोल रहे हैं बलूचिस्तान में, तो उनके एयर स्पेस को तो ब्रीच किया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, मसला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आ सकता है जी। और ऐसा लगता है कि अभी मामला और गर्म होगा आगे। जी, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, देखिए मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस हमले के बाद अब पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए कुछ ही हफ्तों पहले अभी होर्मुज़ की खाड़ी और फारस की खाड़ी में ईरान और पाकिस्तान की नौसेना को साझा युद्ध अभ्यास करते हुए देखा गया था। जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जो ईरान के द्वारा जो हमला किया गया है जी, वो कोई पाकिस्तान के विरुद्ध है। ये उस जो ईरान की जो ये कार्रवाई है वो जैसल अदल के विरुद्ध है। जी। आतंकवाद विरोधी जो ईरान के द्वारा ये कार्रवाई का उसका रूप दिया जा रहा है। और ईरान ने ये जो कार्रवाई है सिर्फ जैसे अदल के विरुद्ध नहीं की है, बल्कि इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध भी सीरिया में उसने स्ट्राइक कंडक्ट की। साथ ही साथ जो इराक के इरबिल के पास जो एयर स्ट्राइक जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से हमला किया है, वो मोसाद के हेडक्वार्टर्स पे हिट करने का उसने दावा किया है। तो ईरान के द्वारा ये जो कार्रवाई की जा रही है वो एक रिटेलिएशन है ईरान के विरुद्ध। जो भी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्होंने हाल के समय में कुछ इस तरीके की जो कार्रवाइयां की थी और जिसको कि लेकर के ईरान जो है लगातार उसके अंदर एक क्षोभ था, चाहे वो आईडीएफ के द्वारा जो लेबनान में दो जो हिजबुल्लाह के डिप्टी का चीफ और हिजबुल्लाह के और हमास के डिप्टी चीफ और हिजबुल्लाह के एक कमांडर को जिस तरह से मार गिराया गया, और ईरान के एक टॉप ब्रिगेडियर जनरल को सीरिया में आईडीएफ ने एक स्ट्राइक के माध्यम से भी हाल के समय में मारा था, मुसावी को साथ। और उसके साथ साथ इस्लामिक स्टेट ने जिस तरीके से कासिम सुलेमानी की हत्या की एनिवर्सरी के दिन करमन में अटैक किया है, सुसाइड अटैक, जिसमें कि 100 के लगभग लोग मारे गए थे। तो ईरान के ऊपर जो हाल के समय में जो कार्रवाइयां थी, ईरान ने उसका रिटेलिएशन किया है। और जैसे अदल तो 2012 से जब से ये अस्तित्व में आया तब से ही वो IRGC को समय समय पर टारगेट करता रहा है। तो ये जो ईरान जो वर्तमान समय में एक्शन ले रहा है वो इसके माध्यम से इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि अगर उसके विरुद्ध कोई स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर अगर एक्टिव होता है तो ऐसे में वो उनके विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करेगा, उसे रिस्पॉन्ड करेगा। और ये जो ईरान की जो कार्रवाई है वो एक प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है। और मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई डायरेक्ट किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में, कोई युद्ध में जाने को अफोर्ड कर सकता है। ईरान के ऊपर पहले ही बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं अभी भी वल्नरेबल है, और उसके ऊपर अगर वो युद्ध में जाता है तो उसको बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है, उसकी इकोनॉमी को और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमले हो सकते हैं। वर्तमान समय में आप देखिए तो अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत वहां तैनात कर रखी है उस क्षेत्र में। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो डे 1 से ये कहते रहे हैं कि यदि किसी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ने इजराइल और हमास के युद्ध में दखल देने की कोशिश की तो ऐसे में उनके खिलाफ कोई जो है बड़ी क्षति ईरान को उठानी पड़ सकती है। इशारा ईरान की तरफ भी था जब वो स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे थे। तो और हूती और हिजबुल्लाह के विरुद्ध तो अमेरिका समय समय पर कुछ कार्रवाइयां भी कर रहा है। हूती के विरुद्ध तो यमन के जो हूती कंट्रोल इलाकों में लगभग 60 लोकेशंस पे ओवरनाइट अभी 2 दिन पहले अटैक करके उन्हें हिट किया गया है। तो ये जो पूरी जो कार्रवाई है ईरान की एक रिटेलिएशन है, लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि ईरान कोई डायरेक्ट युद्ध में नहीं जाएगा। और अमेरिका ये चेतावनी भी ईरान को लगातार दे रहे हैं। और लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो इजराइल का हमास के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है उसको डिस्ट्रैक्ट कराने के लिए, उसको उसमें एक बाधा डालने के लिए, ताकि उसका जो अटेंशन है पूरे विश्व का वो उस हटे और वो इजराइल इस युद्ध को पूरी तरह से न जीत पाए, इसके लिए कोशिशें अवश्य की जा रही हैं। उसको इजराइल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और अल्टीमेटली इजराइल को पूरी तरह से आइसोलेट करने के लिए साजिशें अवश्य रची जा रही है। और उस साजिश में इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो ईरान और ईरान के द्वारा बैक्ड जो आतंकी संगठन है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे हूती हो, सब शामिल है।
तो ये जो ईरान की कार्रवाई है इसको मैं दो स्तरों पे देखता हूँ। एक तो ईरान इसके माध्यम से एक रिटेलिएशन कर रहा है, जो उसके विरुद्ध जो कार्रवाइयां की गई हाल के समय में, और इसके द्वारा जो वांछित जो ऐसे तत्व थे जैसे अदल जैसे उनके विरुद्ध कार्रवाइयां की। और दूसरा, इसके माध्यम से ईरान इस बात की भी कोशिश कर सकता है इस तरीके के रिटेलिएशन के माध्यम से वो जो इजराइल और हमास के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है उससे एक डिस्ट्रैक्शन को वो पैदा करने की भी कोशिश हो सकती है, साजिश हो सकती है। तो ये जो पूरी स्थिति है निसंदेह वोलाटाइल है, अस्थिर स्थिति है, लेकिन अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि ईरान इस युद्ध को स्टेट टू स्टेट लेवल का जो रीजनल एस्केलेशन है वो नहीं करना चाहेगा। वो जरूर इस तरह की कार्रवाइयां करके डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है वो, और इसका आधार वो ले रहा है कि वो रिटेलिएट कर रहा है उसके विरुद्ध जो कार्रवाइयां हुई हैं। तो ये निसंदेह एक एक बड़ी साजिश का हिस्सा दिखाई देता है। और इस पूरी स्थितियों पर भारत को भी बहुत ही क्लोज वॉच रखनी होगी। हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर अभी हाल में ईरान की यात्रा पर भी गए, और जाहिर है कि वो और पूरे अरेबियन सी की जो स्थिति है उस पर भारत ने अपने वॉरशिप्स तैनात कर रखी हैं और पूरी स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इस बात की संभावना अभी भी काफी कम है कि ये जो पूरा जो युद्ध है और जिस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं उससे कोई क्षेत्रीय युद्ध छिड़ेगा, मैं अभी इसकी संभावना कम देखता हूँ। जी, हमारे साथ दिनेश जी भी लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, अब इस हमले के क्या कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं? साथ ही साथ मैं सर ये भी जानना चाहूंगी कि इंडिया का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड हो सकता है, क्योंकि देखिए FATF के अंडर कार्यवाही भी पाकिस्तान पर की जा रही है। आपने बहुत सही सवाल उठाया जी। पहली बात तो ये है कि हमको लगता है कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि उसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट होती है जी। और अगर मान लीजिए ईरान को रिटेलिएशन भी करना था, अपने बदले भी लेने थे, तो हमारी समझ से ईरान कोई दूसरा वक्त चुन सकता था। लेकिन एक और जब इजराइल हमास का चल रहा है मसला जी। और पहले से ही अभी जो है तीसरी स्ट्राइक किया अमेरिका और एलाइड फोर्सेज ने हूथियों पर, और उन लोगों का भी लगभग वहाँ एक अलग थिएटर खुल गया है। कहने का मतलब ये है कि ये कई बार ऐसा होता है कि जो डायनामिक्स होता है जी, वो कई बार हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाता है, और जो चीजें प्लान की जाती है वो जरूरी नहीं तो प्लान तरीके से चले। तो किसी का एस्केलेशन रीजनल लेवल पर जब भी होता है वो निश्चित रीति से विश्व शांति के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, और खास तौर पर इस क्षेत्र में जो हो रहा है उसके लिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सबसे करीब हम ही पड़ते हैं। अगर ईरान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं सैंक्शन के बावजूद, हर चीज के बावजूद, लेकिन ईरान से कभी हमने रिश्ते अपने तोड़े नहीं, और रिश्ते हमारी उसी ढंग से बदलती जारी है जैसे रशिया के साथ हैं, अमेरिका के साथ भी हैं। तो एक हमारी नीति रही है, भारत की विदेश नीति का एक अहम पहलू रहा है कि जो हमारे दोस्त हैं उनको हम खोना नहीं चाहते। जी। के साथ हमारा एक सिविलाइजेशन रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगी। लेकिन ये जो पाकिस्तान में जो घटना हुई है ये निश्चित रीति से अभी समझना पड़ेगा कि ईरान क्या वहीं तक रुक रहा है जी। कि ईरान के बहुत मुखालिफ संगठन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के और इलाकों में सक्रिय हैं, जो प्रो ईरानियन नहीं है या ईरान को नहीं सपोर्ट करते, या उनकी भी वही सुन्नी इस्लामिक मेंटालिटी है शिया के खिलाफ। तो ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी इस जंक्चर पर। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि ये मामला, जैसा कि संजीव जी ने कहा, जी, ये मामला यहीं तक रहे और ईरान इसको बढ़ने न दे। लेकिन ये कहाँ तक चल पाएगा, कैसे हो पाएगा, इतने फैक्टर्स और इतने क्या कर सकते हैं कि इतने डायमेंशंस हैं जी, पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी चीज कब किधर चली जाए।
ये समझना थोड़ा सा जरूरी होगा जी और इसलिए हिंदुस्तान को भी और हमारी मिनिस्ट्री को भी खास तौर पर इस पे नजर रखनी चाहिए और देखते रहना चाहिए कि हमको कोई नी जज रिएक्शन नहीं करना है। आतंकवाद के खिलाफ हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड हमेशा से रहा है और उसी प्रिंसिपल स्टैंड को मेंटेन करना चाहिए और नीति ये होनी चाहिए जी कि जो पाकिस्तान कर रहा है या जो पाकिस्तान के खिलाफ जो ईरान ने कार्रवाई की है जी दर हकीकत वो हमारी ही बातों को जस्टिफाई करता है। इंडिया तो बहुत पहले से कह रहा है कि पाकिस्तान जो है पनाह देता है ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। जी अब वो इंडिया को अगर देखिए तो एक थ्योरेटिकल सपोर्ट मिलता है जो ईरान ने किया, तो ये इस बात को समझना होगा और हमारी समझ से इसीलिए अभी हमारे विदेश मंत्रालय ने कोई स्पष्ट बयान या कोई रिएक्शन इस पर नहीं दिया है। जी केवल यही समझते हुए कि हम अपने को इसमें मुलविस नहीं करना चाहते, जी हम अपने को दूर रखना चाहते हैं और जो हमारा एक सैद्धांतिक एक रवैया रहा है आतंकवाद के खिलाफ उसके खिलाफ हम अपनी बात कहते रहेंगे। जी अब इजराइल और हमास का मसला है वो लड़ाई और ये ईरान ने क्यों डाइवर्ट करने की कोशिश किया, अभी समझ में नहीं आता कि आखिर में ईरान अगर इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी उसकी चल रही है जी और इजराइल चलिए सर, वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।